नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में संसद सदस्य चुने जाते हैं, उनके कारण से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री के कारण संसद सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता थी, इतनी लहर थी, इतनी आंधी थी, इतनी सुनामी थी कि उनके कारण से अनेक संसद सदस्य चुने गए। चाहे वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे या कम थे, काम कम किया था या ज़्यादा किया था, उसको भूलकर लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर उन संसद सदस्यों को चुना। उसके पीछे क्या कारण थे, उनकी लोकप्रियता क्यों थी, क्या उन्होंने काम किए, इस बार के चुनाव बाकी चुनावों से कैसे अलग रहे, इस सब का आज हम विश्लेषण करेंगे। कैसे इस प्रकार इस बार के चुनाव में वंशवाद पर चोट हुई, कैसे कितने सारे जो राजनीतिक परिवार थे जो लगातार वंशानुगत रूप से राजनीति कर रहे थे, उन पर किस तरह से चोट हुई और क्यों नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हुए, इसी का विश्लेषण करेंगे। आज हमारे साथ प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और इस बार के चुनाव में स्टार प्रचारक रहे सैयद शाहनवाज हुसैन। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र इस बार के चुनाव के विश्लेषण पर। ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये जीत जनता की जीत है। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर। ये शब्द हैं उस महानायक के जिसने भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो नाम है जिसको भारत की जनता ने जातिवाद और क्षेत्रवाद की दीवारें तोड़कर वोट दिया है। भाजपा को ये जीत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कारण मिली है, जो भारत के ऐसे सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन गए हैं जिसे इंदिरा गांधी के बाद देश ने देखा है। बीते 5 साल के कार्यकाल के दौरान काम करने में विफल रहे सांसदों और पार्टी के भीतर मौजूद खामियों के बावजूद मोदी आसानी से सभी बाधाओं को पार करते हुए मतदाताओं से सीधी अपील करने में कामयाब रहे। सभी वर्गों, ग्रामीण और शहरी विभाजन, जाति आदि को देखते हुए जिस सामाजिक गठबंधन के आधार पर विपक्ष बड़ी सावधानी से एकजुट हुआ था, वो प्रधानमंत्री से सामना होते ही बिखर कर रह गया। वास्तविकता ये है कि इन चुनावों में बीजेपी ने न केवल राहुल गांधी को बल्कि हर बड़े विपक्षी नेता को कुचल कर रख दिया है। मोदी का जादू इस बार 2014 से भी ज्यादा दिखा। ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीती हैं। भाजपा ने इस बार के चुनाव में अपने दम पर 303 के आंकड़े को हासिल किया है। एनडीए गठबंधन कुल 350 सीटें जीतने में सफल रहा है। वहीं यूपीए ने 85 और अन्य ने 160 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी की इस जीत में पीएम मोदी का चेहरा और बीजेपी चीफ अमित शाह की रणनीति को अहम माना जा रहा है। भारत का राजनीतिक मानचित्र आज बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का प्रतिबिंब है। जहां एक ओर महिलाओं को नरेंद्र मोदी में अपने सम्मान का रक्षक नजर आया, वहीं युवाओं को उनमें एक ऐसा नेता दिखा जो देश की रक्षा करने में सक्षम है। मोदी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी के कारणों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस बार चुनाव में खूब आपकी व्यस्तताएं रही, पूरे देश भर में आपने दौरा भी किया और एक आप स्टार प्रचारक के रूप में थे। आपको लगता है कि जिस प्रकार के चुनाव के नतीजे आए, इस प्रकार की आपको पहले से आशा थी? देखिए, इस बार का चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है। ये लोकतंत्र का महायज्ञ था। हमने इसमें अपनी आहुति डाली क्योंकि पूरा देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ा था। पूरा देश चाहता था कि देश के चौकीदार के हाथ में फिर से चौकीदारी दी जाए, क्योंकि इस चुनाव में हम बीजेपी के कार्यकर्ता से भी ज़्यादा जनता आगे थी। ऐसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पिछले 5 साल से 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी।
न वो चैन से बैठे, न हम संगठन में किसी को उन्होंने चैन से बैठने दिया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, 273 में हम 240 सीट जीते थे। लोग कहते थे बीजेपी का तो पीक आ गया, सैचुरेशन है, इसमें सैचुरेशन बढ़ने है, का कोई स्कोप नहीं है। अब क्या होगा यहाँ तो। और 3 राज्य में जो हमारी 65 सीट थी जहाँ हम हार गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसमें लोग कहते थे 65 है, उसमें क्या होगा। उस पिछली बार जहाँ उन 65 सीटों में हमने इस बार 62 जीत लिए। यानी आप ये समझिए कि उन राज्यों में भी हम चुनाव जीते। 8 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा ने सारी की सारी सीट जीती, और मैं आपको कह दूं 14 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस मुक्त हुआ, एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती। इसी को लेकर आज एक वो जोक चल रहा था कि चर्च गेट मुंबई से लेकर के और पंजाब तक कोई राजधानी चलेगी तो पंजाब में जाकर के एक एमपी दिखाई देगा चर्च गेट से चलने के बाद। पूरे राज्य के राज्य साफ हो गए। जहां हम गांव में, गरीब में, किसान में हम पहुंचे, हमारी जो स्कीम है वो पहुंची। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक इस देश के लिए अपना जीवन को अर्पित करके काम किया। आप देखिए कोई भी योजना, उज्ज्वला योजना गांव तक पहुंची, हमने कैश ट्रांसफर किसानों को किया, खाते में पहुंचा। हमने बैंक का जो जनधन खाता बनाया था वो खाता था, उसमें स्कीम पहुंचने लगी। जिन परिवार को पक्का घर मिल गया उनको तो लगा पूरे जीवन में झोपड़ी में रहते थे, ये मोदी आया तो मुमकिन हुआ। ये सब तो हम आपके भाषणों में खूब सुन चुके, लेकिन हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो आपने अभी 3 राज्यों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हाँ। जहां पर पहले मैक्सिमम सीट आई हुई थी और ऐसा लगता था कि यहां तो अब और बढ़ने का स्कोप नहीं, लेकिन उन 3 राज्यों में आप चुनाव हार गए थे विधानसभा के, और इस बार फिर दोबारा उससे ज्यादा सीटें आ गई। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव था तो 2-3 बातें थीं जिसको लेकर लोगों में परेशानियां थीं, और हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं। अगर जनता कहती है, अगर जन भावना को हम नहीं सुनेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। SC/ST रिजर्वेशन जो आरक्षण था, उसके बाद जो SC/ST के उत्पीड़न का जो कानून हुआ, तो हमने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा, लेकिन हमने 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी में, हमने स्वर्ण जाति को भी देने का काम किया। तो इन राज्यों में पिछली बार SC/ST एक्ट की वजह से थोड़ा स्वर्ण जाति के लोग हमसे नाराज थे, उसको हमने एड्रेस किया। हमने 5 लाख जो मिडिल क्लास है उसको 5 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट दे दी। हम लोगों ने उन सब इलाके में किसानों के लिए जो काम करते थे वो हमने काम किया। और दूसरा एक चीज़ था कि लोग, जब विधानसभा का भी चुनाव होता था तो जो सर्वे आते थे उसमें मोदी जी की लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं उठता था। केंद्र में मोदी को बनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बना रहे थे। और जब कांग्रेस ने झूठे वादे किए तब लोगों को लगा अरे बीजेपी के लोग तो बहुत अच्छे थे। और जब आतंकवाद से मुकाबला किया हमने, बालाकोट में जाकर घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब लोगों को लगा कि जो हम सोचते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए। इस चुनाव में आपको लगता है कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ? जिस तरह का प्रज्ञा ठाकुर का रहा, जिस तरह का और बाकी वक्तव्य आए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू वोट को इकट्ठा करने का प्रयास हुआ? और इस सब में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया। नहीं, हमारे मुस्लिम कैंडिडेट देखिए 303 के करीब हमारे जीत के आए हैं। ये सही है कि कोई उसमें मुस्लिम समाज से जीत के हमारे सिंबल पे नहीं जीत का तो तब आएगा जब आप चुनाव लड़ाएंगे, किसी को टिकट ही नहीं दी। हमने लक्षद्वीप में दिया था, हमने मुर्शिदाबाद में दिया, वो ऐसी जगह दिया था जहाँ से जीतने के चांस ही नहीं थे। अनंतनाग में दिया था, औपचारिकताएं पूरी की थी के इलाके में। जहाँ पुलवामा हुआ वहाँ भी हमने एक मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाया। हमारे लिए कोई हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हम नहीं देखते। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। वो 132 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़र से देखते हैं। उनके चश्मे से कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सब भारत माता के सपूत नज़र आते हैं। जो इस मुल्क से प्यार करेगा, मेरे नेता नरेंद्र मोदी उससे प्यार करेंगे। इस बार के चुनाव में जिस तरह की वक्तव्य आए और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, आपको लगता है कि राजनीति का स्तर बिल्कुल निम्नतम स्तर पर था इस बार?
देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री को मंच लगाकर कांग्रेस के लोग, मंच उनका, लाइट, टेंट, डेकोरेशन, माइक सब उनका, और नाम वहाँ मोदी मोदी ले रहे थे, लेकिन मोदी को गाली दे रहे थे। तो पहला चुनाव था जिसमें देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की गालियां दी गई। लोगों के दिल में ये बात चुभती थी कि अपने महबूब रहनुमा, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिसको लोग अपने मन में बसाए हुए हैं, उनको गाली दे तो लोगों को लगता था ये तो मेरे परिवार के व्यक्ति को गाली दे रहा है, परिवार के मुखिया को गाली दे रहा है, ये देश के चौकीदार को गाली दे रहा है। तो वो चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे, तो पूरे देश ने कहा मैं हूँ चौकीदार, और लोग, अकेला ही चौकीदार चला था, पूरी कतार उसके साथ खड़ी हो गई। यही वजह है कि मैं कई उम्मीदवारों से पूछा क्या हाल है, कितने से जीतेंगे, तो कह रहे 25-50 हज़ार से जीतेंगे। कोई 3 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है, कोई 5 लाख से जीत रहा है। आप लोग, मीडिया के लोग जब बताते थे यहाँ कांटे की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर होती थी 5 लाख की मार्जिन की। हमारे 15 से ज़्यादा लोग हैं जो 5 लाख से जीते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बहुत भारी वोट से जीते, हमारे सारे नेता जीते, और सबसे बड़ी बात कि हम अमेठी जीते। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को जाकर अमेठी से, क्योंकि 5 साल मेहनत किया, राहुल गांधी जी को ये आभास हो गया, भले उनकी बारे में लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ, जोक्स चलते हों, लेकिन एक मामले में वो समझदार थे। वो समझ गए थे कि मोदी की आंधी तो अमेठी पहुंच गई, चलो यहाँ से भागते हैं वायनाड। बहुत दूर गए, केरल में समुंदर के किनारे, वहाँ जाकर वो सांसद बने, क्योंकि अमेठी में वो जान गए थे कि वो जीतने वाले नहीं। ये है नरेंद्र मोदी की हवा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जीते, हमने विनम्रता से इस जीत को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कोई काम बदनीयती से नहीं करेंगे, 132 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तभी तो हमें ये जनादेश मिला है। मैं मानता हूँ ये जनादेश बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसका एहसास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। उन्होंने कहा कन कन मेरा जो है वो देश के लिए समर्पित है। शाहनवाज जी, अक्सर गठबंधन बनते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन इस बार गठबंधन बना विपक्ष बनने के लिए, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पहली बार विपक्ष है कि लगातार 2 लोकसभा में, 16वीं और ये 17वीं लोकसभा में, विपक्ष के नेता के दर्जा के लायक भी कांग्रेस को देश के लोगों ने नहीं छोड़ा है। वो सत्ता के लायक नहीं है, लेकिन देश की जनता ने उनको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। नहीं तो लोकतंत्र में अगर मजबूत विपक्ष हो तो अच्छा होता है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत, लोकतंत्र का जेवर है कि विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के नाम पर पिछली बार 44 थी कांग्रेस, इस बार भी वो जो 10% सीट का आंकड़ा है वो नहीं छू सकी। तो आत्मचिंतन का विषय उनके लिए है कि अगर आप देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को गालियां देते रहोगे, देश के प्रधानमंत्री जब काम करते हैं सबके लिए करते हैं, उनको बदनाम करते रहोगे, उनके हर बात का मजाक उड़ाते रहोगे, तो जनता नाराज़ होगी, और जनता ने नाराज़गी दिखाई है। इस बार लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना अपमानित कांग्रेस करेगी या विपक्षी दल, कितनी गालियां नहीं दी गई। हम लोग गाली को लिखते रहते थे, कभी 56 हो गई, 57 हो गई। गडकरी जी ने जिस दिन प्रेस की थी तब तक 56 थी। चुनाव आते आते, एग्जिट पोल आते आते 102 गाली हो गई। कितनी गाली? तो जितनी गाली विपक्ष ने दी, उतना देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्यार किया है। ऐसा नेता, भारत को इतना जनादेश वाला नेता मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंपेन करते हुए कहा कि ये जो उम्मीदवार खड़ा है इसको वोट मत देना, लेकिन वोट देना सीधे नरेंद्र मोदी को। कमल पे बटन दबाओगे, सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचेगा। तो लोगों ने देखा कि ये चुनाव ऐसा था। आपको नहीं लगता ये चुनाव उसी तरह का हो गया जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है? देखिए, करीब करीब उस फॉर्मेट में लोगों ने, हर बार नारा लगता है। अटल जी बराबर कहते थे, हम लोग युवा मोर्चा में थे तो नारा लगाते थे, अब की बारी अटल बिहारी। तो उन्होंने कहा भाई, पार्टी के लोग तो बार बार कहते हैं अब की बारी अटल बिहारी,
लेकिन मौका कहाँ आता, जब तक जनता नहीं कहेगी अब की बारी अटल बिहारी, तो कैसे बनेंगे? क्योंकि पार्टी तो अपना नेता बना के चलती है, हर पार्टी अपने नेता का गुणगान करती है, उसके बारे में बोलती है, उसके बारे उसका नारा लगाती है। लेकिन हम लोगों ने जो नारा लिए, मैं आज माइनस प्लस में इसका खुलासा कर दूं, हमने कोई एडवर्टाइजिंग वाली एजेंसी से नारा नहीं लिया, जनता से नारा आया। जो हमने मैनिफेस्टो बनाया वो जनता के बीच में डब्बा रखा, वो जो उन्होंने कहा, और नारे जनता बदलती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग नारे लिखने वाले हैं वही जानते हैं, पब्लिक भी सब जानती है। उन्होंने लिखा फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 300 के पार, 400 के पार, ये नारा नीचे से आया। और आप देखिए, लेकिन बीच में नारा बदलने लगा। अभी मैं बीच में जब चुनाव के 7th फेज में कैंपेन कर रहा था तो नीचे से नारा लग रहा था बार बार मोदी सरकार। तो अब मोदी जी हमें प्रधानमंत्री के तौर पर मिले हैं और खुदा उनको लंबी आयु दे। हम चाहते हैं, देश के अंदर से आवाज़ आ रही है बार बार मोदी सरकार। ऐसा नेता मुश्किल से मिला है। कहते हैं कि 70 साल आस लगाया तब मोदी जैसा नेता पाया। ये मैंने नया नारा आपके सामने दिया। शाहनवाज जी, अभी चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ देख रहा था तो उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीतने का श्रेय हमारे पन्ना प्रमुखों को भी जाता है। वो आपकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें पन्ना प्रमुख सबसे छोटी इकाई होती है। तो कुछ लोग जानना चाहते थे पन्ना प्रमुख क्या होते हैं। देखिए, जो जैसे वोटर लिस्ट है, तो ये वोटर लिस्ट अगर मान लें तो इसके अंदर ये पेजेस शुरू होते हैं कि एक वोटर लिस्ट में कितने पेज हैं, तो उसको ये पन्ने हैं। इसको तो एक पेज जो है ये शाहनवाज हुसैन का हो गया, एक पेज राकेश गुप्ता हो गए। तो हर वोटर लिस्ट में एक पन्ना हम निकाल के दे देते थे पन्ना प्रमुख को। वो 5 साल से चिंता कर रहा था, उनको कांटेक्ट कर रहा था, उनको ईद, होली, दिवाली की बधाई दे रहा था, उनके दुख सुख में जा रहा था, उनके घर की चिंता कर रहा था। कौन मुकाबला करेगा? अमित शाह जी जैसे संगठनकर्ता, 11 करोड़ सदस्य हैं हमारे, हर बूथ पर हमने बूथ कमेटी बनाई। तभी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमने 20-20 लोगों की सामाजिक समीकरण देखा, अगली जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सब हों उस कमेटी के अंदर। तो हमने एक एक बूथ को ऐसे किला बना दिया कि उसको कितना बड़ा जातीय गठबंधन उससे जाकर टकराया, गिर कर चूर हो गया। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर दीवारें टूटी। ये पहला चुनाव है जिसमें जातीय पार्टी इकट्ठी हो गई थी, जैसे यूपी में कह रही थी कि हम हरा देंगे मोदी को, तो वो सब सपना चूर हो गया, क्योंकि वो नेता इकट्ठे हो गए लेकिन उन्हें मालूम नहीं था मोदी ने नीचे से उनकी सेना छीन ली है और वो मोदी के पास है, गरीब आदमी मोदी के पास था। ये चुनाव तो हो गए, जीत गए और बहुत अच्छी तरह जीते। उसका असर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल पर होने वाला है और वहाँ की विधानसभाएं लगता है कि बहुत जल्दी आपके कब्जे में आने वाली हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो विधायक भी परेशान है टीएमसी के। मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि 40 विधायकों की लिस्ट में संख्या बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है। ममता जी ने क्या क्या नहीं कहा, मोदी जी और अमित शाह को गुंडा कहा। कितना बंगाल के लोग इससे दुखी हुए। अमित शाह जी का तो कहना है कि हमारे 80 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, पंचायत के चुनाव में मारे गए। अभी भी वहां पर काउंटिंग के बाद भी वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बुरी तरीके से हमारे कार्यकर्ता पर हमला करते हैं। असेंबली का जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत गए। बंगाल में ममता बनर्जी बहुत दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली, हम कोई खरीद फरोख्त नहीं करने वाले। खुद ही ममता जी से परेशान विधायक उनका तख्ता पलट कर देंगे। और मैं मानता हूँ कर्नाटक में तो एग्जिट पोल के दिन ही बगावत शुरू हो गई। कर्नाटक की सरकार तो पहले से हिली डुली हुई है, खरीद फरोख्त करके उन्होंने बनाई थी। और मैं तो आपको कह दूं कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री अपने बेटे को नहीं चुनाव जिता सकता, जहां की सारी सीट वो हार जाए, तो क्या जनादेश उनके पक्ष में है? इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, कर्नाटक की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता अपने अपने मुख्यमंत्री से उब चुकी है। उनको लगता है
सब जगह मोदी मोदी है, तो हमारे यहाँ नीचे मोदी क्यों नहीं है, मोदी के लोग क्यों नहीं? इस्लाम की दुहाई देकर, इस्लाम खतरे में है, ये बातें कह कहकर, मुसलमानों को डरा धमका कर इस बार दो जो आपके खास जो कैंडिडेट थे मुस्लिम समाज के, वो जीत करके आए, एक ओवैसी, एक आजम खां। और इन्होंने जिस तरह का जहर घोला है समाज में और मुस्लिम समाज में, वो सब जानते हैं। और आजम खान ने तो किस तरह की भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, और ओवैसी ने भी जो कहा कि हिंदुओं के दिमाग में एक वो चिप लगा दी है और सांप्रदायिकता का रंग घोल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? वो बंटवारे की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। आपके प्लस माइनस कार्यक्रम के जरिए मैं देश के मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार है, आपकी पार्टी है। जो इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करेगा, नरेंद्र मोदी उससे प्यार करेंगे। कोई भी अफवाह में घबराने की ज़रूरत नहीं। ये मानकर चलिए, कोई भी दिक्कत हो, आप नरेंद्र मोदी जी को मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। अगर आप धर्म के नाम पर कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करेगी, हम सब की चिंता करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई, हिंदू माइंड में गड़बड़ कर दी गई है। तो पहले वो अपने मुस्लिम माइंड को जो वो गंदा करते हैं वो सुधारें। हमने किसी के माइंड में गड़बड़ नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी को बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहाँ मक्का मदीना है, वहाँ के किंग ने, जिनको खादिम हरमैन शरीफैन कहते, उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। यूएई ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, अफगानिस्तान ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न की तरह अवार्ड होते हैं, ओमान ने दिया। लेकिन ये दुष्प्रचार जो बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ होता था, ये चुनाव उसका जवाब है। एक नई राह निकालनी होगी। ये सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी तब उन्होंने मुसलमानों की क्या फिक्र की? हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, किसके वजह से? जिन लोगों ने हुकूमत किया उन्होंने कभी चिंता नहीं की। लेकिन मोदी जी आए, सब कुछ डिजिटल किया है। अगर लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा। हम कोई जात धर्म के नाम पर काम नहीं करने वाले लोग। इसलिए मैं मानता हूँ, विश्वास रखिए। और ओवैसी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग बोलते रहेंगे, इनके बोलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस देश को इकट्ठा लेकर चलेंगे। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि 1 2 4 घटना हो जाती है। कभी गौरक्षा के नाम पे लिंचिंग हो गई, 2-4 जगह हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त अल्फाज में उसकी निंदा की, और उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हो रही। हम भी चाहते हैं गौरक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौरक्षा के नाम पर किसी की जान ले ली जाए, इसकी इजाज़त भी हम नहीं दे सकते। कानून अपना काम करेगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सौहार्द बना है। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में गौरक्षा हो रही है, और मुस्लिम भाई भी सौहार्द से इस विषय को आगे लेकर चल रहे हैं। और उनको कहता हूँ, पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों को देखिए क्या हाल है मुस्लिम भाइयों का, और भारत में तो मैं भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। आप मोदी जी के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी अफवाह में मत जाइए। ये अफवाह फैलाने वाले इसी तरह की बात कहेंगे। कांग्रेस जब बहुत मजबूत थी, जब हट्टी कट्टी थी, अब ये कांग्रेस को 2 बार लकवा मार गया चुनाव में, विपक्ष के नेता के लायक नहीं रही। उस पर क्यों सहारा उसका क्यों बन रहे हैं? आइए, एक मजबूत नेता, मजबूत पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सबकी चिंता करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1986 से हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि यहाँ धर्म के नाम पर या मुस्लिम होने की वजह से कभी मैं प्रताड़ित हुआ, कभी नहीं, बल्कि और ज़्यादा इज्जत मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ, आइए बीजेपी के साथ चलिए, मोदी के साथ चलिए, इस देश को आगे बढ़ाते हैं और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाते हैं। भारत तरक्की करेगा तो भारत के सारे नागरिक तरक्की करेंगे। भारत शब्द नागरिकों से बना है, और जब नागरिक तरक्की करेंगे तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, सब तरक्की करेंगे। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, तुरंत पाकिस्तान से इमरान खान का बधाई का संदेश आया। लोगों के मन में एक आशा है, विश्वास है कि इस बार की टर्म में पाकिस्तान की समस्या से भी हमें निजात मिलेगी और कश्मीर की समस्या भी हल होगी। देखिए, एक सवाल आपके ध्यान में नहीं आया।
जब पूरा देश झूम रहा था, मोदी मोदी कर रहा था, मोदी जी जीत रहे थे, तो मोदी जी जीत रहे थे, उधर आतंकवादियों के घर में मातम चल रहा था जब जाकिर मूसा मारा गया, जो बुरहान वानी के बाद सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था, जितने हमले हुए उसका मास्टरमाइंड था। और जिस दिन मोदी जी जीते उसी दिन उसके माथे पर मौत लिख दी गई, और वो भी पूरी तरह हमने देखा कि समाप्त आतंकवाद को किया है। हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है। इमरान खान का बधाई संदेश आया। इमरान खान साहब की हालत अच्छी नहीं, उनके यहाँ एक एक संतरा 100 रुपये में बिक रहा है, उनके यहाँ बहुत बेरोजगारी है, बहुत चीज़ों की कमी है, उनका रुपया जो है एकदम गिर गया है। अगर वो आतंकवाद से तौबा नहीं करेंगे तब कोई रिश्ता नहीं रहने वाला। अगर इमरान खान और पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, अगर वो आतंकवाद से तौबा कर लें, तो ज़रूर मसले का हल हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बातचीत तभी होगी जब इमरान खान पूरी तरह आतंकवाद का जो आउटफिट वहाँ है उसको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे। तो हमें कोई अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने का शौक़ नहीं। हमने तो बांग्लादेश से कितने अच्छे रिश्ते हैं हमारे, नेपाल से, पड़ोसियों से, चाइना से भी हमने रिश्ते अच्छे किए हैं। आज कॉर्पोरेट सेक्टर एक बहुत बड़े विश्वास के साथ मोदी जी की ओर देख रहा है, और जब से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए हैं और एक्चुअल रिजल्ट तक हर रोज़ निफ्टी और सेंसेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है और उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां पर आज तक नहीं पहुंचा था। 10 साल के रिकॉर्ड टूट गए, एक दिन में इतना बड़ा जंप मिला है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ा एक विश्वास है और आशा की किरण है कि उनके लिए भी मोदी जी पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत की इमेज बदली है। पूरे दुनिया में एक ऐसा नेता है, जितना मोदी जी को लोग भारत में जानते हैं उतना विश्व में भी जानते हैं। बच्चा बच्चा दुनिया का मोदी जी को जानता पूरे। तो मैं समझता हूं कि जब भारत की छवि इतनी बड़ी है तो विश्वास बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है। चाइना से जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो निकलकर भारत आने वाला है, उसके लिए काम शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंसेक्स भी ऊपर है। गांव में जो पक्का घर और हमने दिया है, छोटे छोटे घर गरीब लोगों को, उनके मन में खुशी है और कॉरपोरेट में भी खुशी। ये है देश, ये है सबका साथ सबका विकास। इसी रास्ते पे देश चल रहा है और मोदी जी जीते, इससे एक आत्मविश्वास है हर समाज के अंदर। तो उस आत्मविश्वास को बढ़ाकर चलेंगे और मैं मानता हूँ ये देश तरक्की करेगा। मोदी जी ने जो टारगेट किया है, जब देश 75 साल मना रहा होगा 2022 में, तभी इस देश में रहने वाले गर्व करेंगे कि ये भारत के हम नागरिक हैं और हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, जिस आशा और विश्वास के साथ आप चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है देश उसी दिशा में बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से बहुत आगे, बहुत अच्छी प्रगति की ओर बढ़ेंगे। और मोदी जी ने तो यहाँ तक किया था, इस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा था कि चुनाव में जाने से पहले ही उन्होंने सारे मंत्रालयों को कहा था कि अपने हम दोबारे आएंगे तो हमारा 100 दिन का क्या एजेंडा रहेगा। मन की बात भी बता दिया था। हाँ। मन की बात करते हुए कहा था। हाँ। कि हम चुनाव के बाद मिलेंगे, चुनाव के बाद मिलेंगे। ये होता है आत्मविश्वास। और मंत्रालयों को अगले 100 दिन का एजेंडा बनाने के लिए कहा था कि सरकार में आने के बाद हमारे 100 दिन की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, हम क्या क्या काम करेंगे, उसके ऊपर में पूरा उसका ब्लूप्रिंट बना करके तैयार रखें। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है देश बड़ी सही दिशा में जा रहा है। एक नया सवेरा एक बार दोबारा आया है और देश का निश्चित रूप से भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है और हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।